हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, लेसन नंबर 5 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो मेन बात जो है ना चैलेंजेस की किस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, वो मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो सर्विस सेक्टर ने फेस किए थे। क्योंकि देखो हम सब जानते हैं सर्विस सेक्टर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग सेक्टर था किसका, इंडिया का। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सर्विस सेक्टर अगर इमर्जिंग सेक्टर है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ा, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, अब उन प्रॉब्लम्स में कैसे काम किया गया वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो सिर्फ उसकी बेसिक वीडियो होगी। अगली वीडियो में बनाऊंगा वहाँ पे हम हर एक प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा उसे, इसलिए मैंने उसे अगली वीडियो के लिए छोड़ दिया है। तो अगली वीडियो जरूर देख लेना भाई इस टॉपिक की। तो देखो चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला क्या आता है, स्किल्ड वर्कफोर्स एंड डिजिटाइजेशन। अब ये समझते हैं, एक मिनट यहाँ पे ना एक चीज़ और लिख लो, डिजिटलाइजेशन लिख लो, LI आएगा यहाँ पे। ठीक है, डिजिटलाइजेशन। तो ये स्किल्ड वर्कफोर्स एंड डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अब हम सब जानते हैं कि भाई देखो स्किल्ड वर्कफोर्स का मतलब क्या आया कि हम बात करें किसकी, सर्विस सेक्टर की। तो क्या सर्विस सेक्टर में अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है तो क्या उसके बिना काम चल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक स्किल्ड लोग नहीं होंगे सर्विस सेक्टर के अंदर तो कोई भी काम यहाँ पे नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस चीज़ की आई कि भाई जो भी लोग सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए उनका। ठीक है, यानी कि वो स्किल्ड होने चाहिए, तो वो मानेंगे कि जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अब टीचिंग है, एक सर्विस ही है, फिर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बिना स्किल के वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ? क्या बिना नॉलेज के मैं आपको ये सर्विस दे सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब इसके अंदर क्या स्किल चाहिए, समझाने की स्किल, या फिर जब और भी सर्विस यूज करते हैं, चाहे वो लॉ की सर्विसेज हों, लॉयर हो, लॉयर की सर्विसेज हों, डॉक्टर की सर्विसेज हों, ठीक है, या फिर मैं बात कर सकता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हों, किसी की भी सर्विसेज हों, तो सर्विस हम जब यूज करते हैं वो पर्सन क्या हो, हाईली स्किल्ड हो। तो अगर हमें सर्विस सेक्टर को बूस्ट करना था तो हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो क्या हो, हाईली स्किल्ड हो और स्किल्ड वर्कफोर्स हो। इसके बाद एक पॉइंट तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिजिटलाइजेशन। अब ये क्या है, अब डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब सारी सर्विसेज डिजिटल हो रही थी। अब ऐसे देखो टीचिंग भी पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे। अब ऑफलाइन में जितने मर्जी बच्चे पढ़ ले, 100 पढ़ ले, 150 पढ़ ले, 200 पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले ऑनलाइन सिस्टम जो है ये अवेलेबल नहीं था, या फिर इतना बढ़िया नहीं चल रहा था। लेकिन जब चीज़ें, जब कोविड आया, जब चीज़ें चेंज हुई तो लोग जो है वो डिजिटली अपना काम को परफॉर्म करने लग गए, है ना, जूम्स मीटिंग वगैरह करने लग गए। आज भी जो है स्कूल्स में अगर किसी तरह की दिक्कतें आती हैं, फिर स्कूल्स ऑफ करने पड़ते हैं, यानी कि कोविड लाइक सेशन क्रिएट होती है किसी भी तरीके की, तो हम जो है डिजिटली स्टडी करते हैं। या फिर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कहीं से भी बैठ के, ठीक है, अब जो है मेरी वीडियो कहीं से भी कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ देख सकता है जिसके पास फोन और इंटरनेट है। तो इसे क्या बोलते हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। तो ये एक क्या था, ये तो जो है ना बड़ी लेवल की प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होंगे तो ये भी क्या बनेगा, हमारा चैलेंज बनेगा। ठीक है, और जो अगर डिजिटलाइजेशन हम नहीं हुए तो ये भी क्या बनेगा, प्रॉब्लम बनेगा किसी चीज के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए। हाँ, अगर हम एक चीज कहते हैं कि भाई हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है किसी भी टाइप की सर्विसेज के लिए, और जो हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजीज हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, हम डिजिटल हो चुके हैं, तो ऐसे केस में मैं कह सकता हूँ कि सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी तेजी से बूस्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझते हैं। तो टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रैपिड डिजिटलाइजेशन। अब ये देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी, रैपिड डिजिटलाइजेशन, ठीक है, इन सर्विसेज सेक्टर एंड रिक्वायर्स अ स्किल्ड वर्कफोर्स। और हमें क्या चाहिए, एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हैं, हम डिजिटल हो चुके हैं और हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो है अपने सर्विस सेक्टर को एफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से रन कर रहे हैं और वो अच्छा चल रहा है, बूस्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये तीनों में से कुछ भी अगर चीज़ें जो है लैक कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने में दिक्कत आएगी। तो वो चीज़ है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, बट देयर इज अ गैप इन वर्कर्स विद हाई टेक स्किल्स एंड रेलिवेंट डिजिटल। आज हम बात करते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों के पास तो प्रॉपर एजुकेशन है, लोग ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने पीजी करा है, ठीक है, यूजी करा है, इसके अलावा लोग जो हैं कहीं ना कहीं पीएचडी भी कर रहे हैं और भी डिग्रीज ले रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि किस चीज़ की कमी है सबसे ज़्यादा, वो कमी है स्किल्स की। तो
क्योंकि डिग्रीज के बेस पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकते हो, आप कॉम्पिटिटिव क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी करी है तो, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी को रन कर रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं आप इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट सीटें कितनी है सबको पता है, गवर्नमेंट वैकेंसीज कितनी है वो भी सबको पता है, ठीक है। तो वो वैकेंसी बहुत कम आ रही है जिसकी कंपटीशन और तेजी से राइज कर रहा है। तो मेनली जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट भी जानते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है हर चीज को प्राइवेटाइज कर रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो बड़े लेवल से बढ़ रहा है, खासकर 1991 के एलपीजी पॉलिसीज के बाद। तो भाई और जो प्राइवेट सेक्टर में क्या चाहिए, कोई डिग्री से मतलब नहीं है, आपके कितने मार्क्स है मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि हम जो है मतलब जो प्राइवेट सेक्टर जो है हम जो है कितने स्किल्ड है, स्किल के बेस वहाँ पे क्या होती है जो प्रोवाइड की जाती है, तो वो चीज़ काफी इंपॉर्टेंट लगती है यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, अब इनिशिएटिव क्या लिया गवर्नमेंट ने, तो भाई अब गवर्नमेंट काम भी तो करेगी इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो स्किल इंडिया, अब एक प्रोग्राम चलाया था स्किल इंडिया, जिसके जरिए जो है लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ताकि उन्हें जॉब लेने में दिक्कत ना आए। दूसरा, एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग, अब क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पर गवर्नमेंट ने फोकस किया ऑन स्किल डेवलपमेंट, ताकि लोग जो है वो स्किल्ड हो सके, टू इक्विप द वर्कफोर्स विद नेसेसरी स्किल्स। तो जैसे में वर्कफोर्स चाहिए उनके पास वैसी स्किल्स क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, लेकिन जॉब टाइम पे प्रोवाइड की जा सके। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास क्या आता है, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। बात एक ही है वैसे देखो लॉजिस्टिक का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारे टाइप के क्या बना रही हैं, गुड्स बना रही हैं, या फिर हम डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक का वर्क क्या होता है, लॉजिस्टिक का काम क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज आप जो गुड्स बन रहे हैं उसको आम कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। अब उसके लिए क्या सिस्टम लगेगा लॉजिस्टिक का, कोई प्रॉपर तरीके से जो है पैकेजिंग वगैरह हो, प्रॉपर तरीके से हम उसे जो भी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें रखें और प्रॉपर तरीके से वो हर जगह पहुंचे, क्योंकि हर जगह चेन होती है, फैक्ट्री सामान जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से आता है रिटेलर्स के पास, फिर वो कहीं ना कहीं आम कंज्यूमर्स के पास आता है। तो जिनको पता होगा कि इसी चक्कर में ना चीज़ों के प्राइस ही बढ़ जाते हैं। अगर आप देखो क्योंकि सबका मार्जिन होता है अपना अपना कमाने का, प्रॉफिट मार्जिन होता है सबका। अगर मैं एग्जांपल दूं, आप कोई प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली जो है जहाँ पे बन रहा है वहां से खरीदो तो आपको काफी चीप रेट में मिलेगा, लेकिन वही जो है दुकानों पर क्या मिलता है, काफी ज्यादा महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पे हैं। तो अब ट्रांसपोर्ट क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट भी क्या है, एक तरह का सर्विस ही तो है, क्योंकि मेन सर्विस होती है कौन सी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारे क्या मेन जो है सर्विसेज हैं। अब ट्रांसपोर्ट के सिस्टम अच्छे नहीं होंगे जिस जगह पे, तो क्या वहां पे सर्विस सेक्टर डेवलप हो पाएगा? नहीं। क्या वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी? नहीं होंगी। तो ट्रांसपोर्ट का डेवलप होना भी काफी जरूरी है ताकि सर्विस सेक्टर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो जैसे कि आज भी देखो ज़्यादातर जो भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो भी सर्विसेज हैं जिसको हम बोलते हैं ना आईटी हब वगैरह, ठीक है। अब जैसे दिल्ली में देखो, दिल्ली में मेन काम करने वाली जगह कौन सी है, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, ठीक है, जो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद, अगर आईटी की बात करूँ तो बेंगलोर है, ठीक है। तो जितने भी हमारे टॉप इंडस्ट्रीज हैं, फिर टॉप सर्विस सेक्टर्स हैं, वो कहाँ पे अवेलेबल है? वो सब अवेलेबल है अर्बन सिटीज में। क्या कहीं पर रूरल सिटीज में अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन सारी फैसिलिटीज की वजह क्या है, कमी है, और इन कमी होने की वजह से वहाँ पे चीजें जो है अवेलेबल नहीं है, सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन लॉन्च्ड, बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए टू एड्रेस रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आए। क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्राइस को कम रख सकता है, और जब प्रोड्यूसर प्राइस को कम रखेगा तो उसका कंपटीशन कम होगा, दूसरी बात उसकी डिमांड बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जिसके जरिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम से कम किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं वो ठीक की जाए। इसके अलावा एंड सिंप्लीफाई रेगुलेटरी कंप्लायंस, और यही नहीं, जो रेगुलेटरी का काम है गवर्नमेंट का कि भाई बिजनेस के बीच में रेगुलेशन होना चाहिए बिजनेस को लेके। क्यों? ताकि बिजनेस एनवायरमेंट डिग्रेड ना करे, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। तो ये सब कब होगा? जब रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो इंडिया का क्या होगा, काफी बेहतर होगा। तो ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद क्या आता है, लेवरेजिंग इंडियाज एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन। अब यही नहीं, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बात लिखी है, लेवरेजिंग इंडियाज एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन। अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम सिर्फ एक ये नहीं है कि रोड्स अच्छे कर दिए, वाटर वेज भी है, एयर वेज भी है, वो सब भी तो अच्छा करना है। तो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन बनाई यहाँ पे, एंड रिवर नेटवर्क तैयार किए फॉर सर्विसेज लाइक पोर्ट ऑपरेशन, ताकि पोर्ट ऑपरेशन जो सर्विसेज हैं वो मिल सके। एंड इनलैंड वाटर वेज होल्ड्स सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू स्ट्रीमलाइन ट्रांसपोर्टेशन। अब यही नहीं, इसके जरिए जो है हम ट्रांसपोर्टेशन को इजी भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो रोड से जो है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफी महंगी आती है एज कंपेयर टू अगर हम वाटर के जरिए चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो कट कॉस्ट,
कॉस्ट कम आएगी, एंड बूस्ट एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या हो सकती है, बूस्ट हो सकती है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा। एक सिंपल सी बात है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर किसी बिजनेस को अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर, दो ही तरीके हैं, या तो प्राइस इंक्रीज कर ले या कॉस्ट कम कर ले। प्राइस इंक्रीज करेगी तो भाई कॉम्पिटिटर मार्केट में बैठे हैं, लोगों के पास ऑप्शंस हैं कि भाई आपसे नहीं किसी और से ले लेंगे, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं होता। दूसरा तरीका कौन सा होता है कि अपनी कॉस्ट को कम कर लो, और जैसे कॉस्ट मिनिमाइज होगी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कम होने की वजह से एफिशिएंसी बूस्ट होती है। इनहेंस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को इनहेंस कर रही है, यानी कि वाटर वेज को इंक्रीज कर रही है कि ये भी अच्छा तरीका बन जाए चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का। सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ हो एंड रिड्यूस कंजशन। अब क्या था हमारे पास यहाँ पे, फाइनेंस एक्सेस फॉर एसएमईज। अब एसएमईज क्या है, स्मॉल, ठीक है, मिड एंटरप्राइजेस। अब ये इसमें क्या होता है वो समझते हैं। फाइनेंस एक्सेस, मैंने हमेशा पिछली कुछ वीडियोस में बात करी थी कि जो बड़ी फर्म्स हैं जिनको बोलते हैं ना लार्ज या फिर लार्ज कैपिटल जिनके पास है, ठीक है, उन्हें कभी पैसों दिक्कत आती नहीं है क्योंकि वो लार्ज फर्म्स हैं, उनके पास जो कैपिटल है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो उनको पैसे दिक्कत आएंगी। पैसे दिक्कत किसको आती है, या तो स्मॉल बिजनेसेस को या फिर जो मिडिल लेवल बिजनेस है उनको पैसे क्या होती है, किल्लत आती है बिजनेस के अंदर। तो बात है कि भैया उनको पैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इनिशिएटिव कर सकते हैं गवर्नमेंट कि उन्हें लोन जो है वो इजीली अवेलेबल हो ताकि वो बिजनेस जो है उसी तरीके से रन कर पाए, क्योंकि पैसा काफी इंपॉर्टेंट है। पैसा हर चीज में लगता है। एक तो हमारी बात रॉ मटेरियल वगैरह है उनसे पैसा लगेगा, ठीक है, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, या फिर हम बोलते हैं कि R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वहीं पैसा चाहिए। तो वो सब पैसा कब कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर मान लो स्मॉल फर्म्स उनके पास लिमिटेड पैसा है तो अब वो सोचेंगे कि हम रॉ मटेरियल अच्छा कर लेते हैं, रॉ मटेरियल पे खर्चा कर लेते हैं, तो बेटा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इन चीजों पे करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव लेती भी है। तो इनिशिएटिव्स लाइक मुद्रा योजना, वे मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया, ताकि स्मॉल से स्मॉल फर्म या फिर जो पर्सन है जो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं वो कर पाए, उन्हें लोन मिले बैंक से इजीली, ठीक है, वो चीज। एंड यहाँ पे क्या है, स्टैंड अप इंडिया टेकन बाय गवर्नमेंट एम टू इंप्रूव क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। अब ये जो चीजें जो गवर्नमेंट ने ली है वो क्यों ली है, ताकि हर एक जो हमारी स्मॉल फॉर्म है फिर मिड लेवल फॉर्म है उसके पास क्या हो, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी इजीली अवेलेबल हो, यानी कि लोग जो है वो उधार जो है इजीली ले पाए, खासकर वो लोग जो स्मॉल फॉर्म चला रहे हैं फिर मिड लेवल फॉर्म चला रहे हैं। और ये जो नहीं कि लार्ज कैपिटल को जरूरत नहीं पड़ती लोन की, उन्हें पड़ती है, वो भी बहुत बार बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें जो है ना लोन इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि भाई अब वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उन्हें क्वांटिटी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट उन्हें लोन भी इजीली देती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो बिजनेस है वो बिल्ड किया है। लेकिन मेन दिक्कतें आती है स्मॉल फर्म्स को और मिड फर्म्स को, मिड लेवल फर्म्स को। तो एक्सेसिंग फाइनेंस कैन बी चैलेंजिंग फॉर एसएमईज। तो फाइनेंस को एक्सेस कर पाना ये चैलेंज किन के लिए, एसएमईज के लिए, ठीक है, इन द सर्विसेज सेक्टर, खासकर उनके लिए जो सर्विस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। तो बिल्डिंग ऑन दीज एफर्ट्स फर्दर एक्सपेंडिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम्स। तो अभी कैसे होगा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो कुछ एफर्ट्स बिल्ड करे, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड करे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस ऑफ, ठीक है, अडॉप्टिंग अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट अप्रेजल। अब यही नहीं, डिफरेंट लोन के मेथड अपनाए, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये रहा ना स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस ऑफ लोन को ईजी कर दे, लोन लेना तरीका ईजी कर दे। मैंने बीच में पॉइंट समझाया भी था कि गवर्नमेंट ने बीच में एक स्कीम चलाई थी जिसके जरिए गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर किसी भी स्मॉल लेवल को या मिड लेवल को पैसे की जरूरत है तो वहां पे ना गवर्नमेंट को ना तो उनसे कोई कोलेट्रल चाहिए, कोलेट्रल का मतलब कुछ भी गिरवी रखवाना लोन के बदले, वो भी नहीं चाहिए, ना ही किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि थर्ड पार्टी ने गारंटी ली है तो तब हम लोन देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए था। आपको इजीली जो है लोन की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, तो वो चीज थी यहाँ पे। तो ऐसे मेथड होने चाहिए ताकि जो मिड लेवल फर्म चला रहे हैं, जो स्मॉल फर्म चला रहे हैं, वो इन्हें इजीली लोन अवेलेबल हो और वो यहाँ से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। और यही नहीं, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग इनोवेशन कैन इनहेंस क्रेडिट फ्लो ऑफ द सेक्टर। और यही नहीं, सप्लाई चेन बना दे फाइनेंसिंग का कि भाई यानी कि मल्टीपल ऐसे ऑपरेशंस चला दे या फिर मल्टीपल ऐसी सोसाइटीज बना दे, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, या फिर मल्टीपल बैंक्स बना दे, ठीक है, सिर्फ इनको लोन देने के लिए, ताकि इनको कभी भी पैसे की दिक्कत ना आए अपने एक्सपेंशन के लिए और ना ही अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। तो ये था हमारा यहाँ पे फाइनल पॉइंट। तो ये तो कुछ मेन दिक्कतें हैं। अब कुछ दिक्कतें और हैं, रेगुलेटरी लैंडस्केप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर इसको समझ लेते हैं। भाई देखो, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे, ठीक है, कंट्रोल करना,
जैसे स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ, जब हमारा देश आज़ादी हुआ था, हमने पीछे ही पढ़ा कि 1948 की जो पॉलिसी थी बिजनेसेस को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके, वो क्या थी कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा रेगुलेशन लगा रखा था। यानी कि भाई गवर्नमेंट, एक डायरेक्ट बोलते हैं गवर्नमेंट से बिना पूछे ना बिजनेस पत्ता भी नहीं ला सकते उस टाइम पे, इतना अच्छा रेगुलेशन था उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट को जरूरत थी कि भाई डोमेस्टिक बिजनेस ग्रो हो, ऐसा ना हो कि फॉरेन बिजनेस हमारे इंडिया के अंदर फिर से आए, डोमेस्टिक बिजनेस में आए और हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को हार्म कर दे, ऐसा नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम ऐसे इनिशिएटिव लिए। लेकिन जैसे 1991 की पॉलिसी आई, जब गवर्नमेंट को लगा कि अब हमारे डोमेस्टिक बिजनेस अच्छे लेवल परफॉर्म कर रहे हैं, अब इन्हें जरूरत है कंपटीशन में अपने आप को संभालने की, तो गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी लगा दी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइवेटाइज कर दिया, चीजों को लिबरलाइज कर दिया। तो ठीक है, वहां पे चीजें गवर्नमेंट ने करी ताकि बिजनेस ओपन हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है वो फॉरेन कंट्रीज का भी होगा, हमारी कंट्री का भी होगा और हमारी कंट्री का ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वो चीजें थी यहाँ पे। तो रेगुलेटरी लैंडस्केप में क्या आया, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इन द सर्विस सेक्टर, कि सर्विस सेक्टर में रेगुलेशंस हो ताकि कोई बिजनेस एक दूसरे को हार्म ना करे, आपस में लड़ाई ना करें, ठीक है। ना ही कोई बिजनेस मोनोपोली बनाने की कोशिश करे, ना ही कोई बिजनेस कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करे। तो इसे देखना किसका काम है, गवर्नमेंट का। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इन सर्विस सेक्टर अर्लियर कॉम्प्लेक्स, स्टार्टिंग में क्या था, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, इज अंडरगोइंग पॉजिटिव चेंजेस, फर्दर सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स, फिर बाद में इसे सिंपल किया गया विद सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। डिजिटलाइजिंग गवर्नमेंट प्रोसेस, अब जो भी प्रोसेस होगा वो सब डिजिटाइज होगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग लीगल प्रोविजन, और यही नहीं, अगर किसी भी बिजनेस ने किसी तरह का हार्म पहुंचाया है किसी भी कंज्यूमर को, किसी दूसरे बिजनेस को, तो उसके लिए लीगल प्रोविजंस भी थे कि लीगली जो है वो जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ठीक है। और उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो कोर्ट में घसीटा जाएगा या फिर कुछ पैसे लिए जाएंगे या फिर उस बिजनेस को यहाँ पे बैन भी कर सकती है कि उसे खत्म भी किया जा सकता है। तो वो चीज़ें थी यहाँ पे। अब इन चीज़ों से हुआ क्या, इनहेंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एफिशिएंसी यहाँ पे बनी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ का एक बढ़िया सा, ठीक है। स्टार्टिंग में कंपनी थी एक एयरटेल जैसी बहुत सारी कंपनी थी, एयरटेल जैसी बहुत सारी कंट्री बोल रहा हूँ, कंपनी थी, ठीक है। तो आपको पता है कि जब जियो ने एंट्री ली थी मार्केट के अंदर, तब लोगों ने स्मार्टफोन चलाना शुरू किया था, है ना। उससे पहले स्मार्टफोन पे एक लग्जरी गुड का पार्ट था कि सब फैमिलीज में स्मार्टफोन नहीं होते थे। अब तो भाई मजदूर भी अपने हाथ में स्मार्टफोन लेके घूमते हैं, है ना, उन्हें भी रील्स कॉल करनी होती है, ठीक है। तो भाई जरूरी है ना, टाइम पास करना जरूरी है, जो दुख दर्द है वो कहीं से ना कहीं तो मिटाने पड़ेंगे ना, तो वो चीज़ जरूरी है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो जियो है, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया था उस चीज़ में। बाकी सारी कंपनी, उस टाइम में कितनी सारी कंपनीज थी, टाटा की सिम थी, MTNL था, BSNL था, बहुत सी सिम्स थी, आइडिया था, चलो अब तो वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए, एक कंपनी बन गई, ठीक है। लेकिन टक्कर में कौन सी कंपनी बची, सिर्फ एक अब जनरली मेन, वो कौन सी है, एयरटेल, ठीक है। बाकी सारी कंपनी से खत्म कर दी। पर क्यों, क्योंकि वहां पे एक रेगुलेशन था, किसका रेगुलेशन, ट्राई का, TRAI। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये थी उस टाइम पे रेगुलेशन बॉडीज का काम, ये था, ठीक है, कि जो ऐसी कंपनीज हैं जो कम्युनिकेशन सर्विस दे रही हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना, रेगुलेशन बना के रखना, तो कोई भी बिजनेस आके किसी दूसरे बिजनेस को हार्म ना कर सके। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है बहुत सी दिक्कतें आ सकती थी इन कंपनीज को, ठीक है। क्योंकि जियो ने क्या कर देता, फ्री में लॉन्च कर देता, लो भाई 6 महीने फ्री में मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें मिलेगा डेली का 1.5 GB डाटा, पहले 3 महीने के फिर 6 महीने एक्सटेंड कर दिए। उस टाइम में मुझे याद है मैं 10th क्लास में था, ठीक है, तो नया नया फोन मेरे हाथ में भी लगा था, ठीक है। तो वो चीज़ें तो बता रहा हूँ ऐसी, तो इसकी फुल फॉर्म लिखना मत भूलना, देखता हूँ किस किसको पता है इसकी फुल फॉर्म। हाँ, कई कैसे होंगे, जाएंगे गूगल पे देखेंगे ट्राई की फुल फॉर्म, वहाँ से टेप के लिख देंगे, अरे भैया हमें ही पता है, हमें ही पता है, ठीक है। अब आगे देखो फिर क्या आता है, डाटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और भाई एक असुविधा के लिए और खेद है, ठीक है, कईयों का एग्जाम जो है इसका आज ही है ना, तो उनका सिर्फ आधा सिलेबस हो पाया। अब कईयों का एग्जाम शनिवार को है इस सेम सीरीज का, उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि शनिवार तक जो है ना मैं हर चैप्टर को पूरा करवा के दूंगा, ठीक है। यानी कि 11 चैप्टर हैं, 11 तक की वीडियोस जो है ना वो शनिवार की शाम तक अपलोड हो चुकी होगी, ठीक। कोशिश करूँ पहले भी हो जाए, पर चैप्टर काफी लंबे हैं, तो ये पता है सीरीज काफी लंबी है, ऑलरेडी मैं 31-32 वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी सीरीज में जो है ना इतना सारा कंसेप्ट बाकी है, सिर्फ हाफ सिलेबस हुआ है, हाफ सिलेबस बाकी है, ठीक है। तो डाटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी में क्या आता है कि भाई अब जो कंपनीज हैं उनका डाटा जो है वो लीक ना हो जाए, इसके लिए कंसेप्ट किसका आता है, प्राइवेसी का, एंड साइबर सिक्योरिटी, कि कोई भी एक दूसरे का डाटा ना चुराए, कंटेंट ना चुराए, है ना, वो चीज। तो विद इंप्रूविंग डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी एटसेट्रा, तो इन सबने क्या किया कि भाई डाटा प्राइवेसी काफी इंपॉर्टेंट थी, तो हैव बिकम सिग्निफिकेंट कंसर्न, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बन गए कि कोई भी एक दूसरा डाटा जो है वो चुरा ना पाए, क्योंकि डाटा जो है मेन चीज है। आजकल आप देखो कि सब लोग डाटा के पैसे दे रहे हैं, मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। गूगल पे जो है, अब गूगल जो है वो इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब गूगल पे हम करते क्या है, सर्च ही तो करते हैं, डिफरेंट डाटा को यूज करते हैं वहाँ के, ठीक है। तो वो सब डाटा जो हम यूज कर रहे हैं उसी के तो पैसे कमा रही है गूगल कंपनी। तो
आजकल जो है वो जनरेशन जमाना चेंज होगा, डाटा के ही लोग जो है वो अलग तरीके पैसे ले रहे हैं। तो इसमें जरूरत किसकी पड़ती है कि साइबर सिक्योरिटी हो हर एक कंपनी के पास, कि भाई सबके प्राइवेसी हो। आजकल हम क्या बोलते हैं कि फोन में ऐसे बहुत सारे ऐप्स जहाँ पे हम परमिशन देते हैं, है ना, जहाँ से हमारी प्राइवेसी हार्म हो सकती है। तो हम लोग सोच समझ के परमिशन देते हैं कि कौन सी चीज़ की परमिशन हमें देनी है, कौन सी चीज़ की परमिशन नहीं देनी है। अगर देखो, द गवर्नमेंट इज लीडिंग एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट जो है वो लीडिंग एफर्ट्स लगाती है टू इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉज टू सेफगार्ड कंज्यूमर डाटा, ताकि कंज्यूमर डाटा को सेफगार्ड किया जा सके, कंज्यूमर डाटा जो है चोरी ना हो, एंड स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इन द सर्विस सेक्टर। और यही नहीं, जो सर्विस सेक्टर है ना, ठीक है, वो जो है थोड़ा सा और मजबूत हो पाए, खासकर साइबर सिक्योरिटी जो है और अच्छे से चल पाए। अब आगे देखते हैं, टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी विद कॉन्फिडेंस इट इज एसेंशियल टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स। और यही नहीं, हमें जो है वो टेक्नोलॉजी इस लेवल की यूज करनी चाहिए कि उस पर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारे किसी भी तरह की सिक्योरिटी मेजर्स जो है उस पर हार्म नहीं होगा, साइबर सिक्योरिटी हो, इस तरीके की साइबर सेल्स बनाए जाए ताकि हमारा किसी तरह डाटा जो है चोरी वगैरह ना हो। ठीक है, तो कंप्लाई विद प्राइवेसी रेगुलेशंस। और यही नहीं, जो प्राइवेसी रेगुलेशंस हैं वो होने चाहिए, ठीक है, कि किस तरह डाटा जो हम दूसरे को दे सकते हैं और किस तरह डाटा हम दूसरे को नहीं प्रोवाइड कर सकते। एंड फोस्टर इनोवेशन इन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। और यही नहीं, हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोस्टर इनोवेशन इन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। और जो हमारी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है उस पर नई चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं ताकि जो है चीज़ें और अच्छी हो जाए और बढ़िया हो जाए, लोग ट्रोल्स खोना कम हो जाए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अच्छी हो जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये कुछ जो पॉइंट है वो मेजर पॉइंट्स थे जो चैलेंज बन रहे थे किसका, सर्विस सेक्टर का। लेकिन आगे मैं और बात करूंगा, अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं, ठीक है, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से और मेजर चैलेंजेस हैं या फिर जो इश्यूज हैं जो सर्विस सेक्टर को ग्रो नहीं करने दे रहे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और मिलेंगे अगली वीडियो में जब मैं बात करूंगा इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतारूँ बोर्ड के सामने से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। और नोट्स के लिए आप इस व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, आप जिसको जो उतारना उतार सकता है।